नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। साथियों, 13 जनवरी से चलने वाला ये जो ग्लोबल इवेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, ऐसा मेला जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आते हैं और गंगा मैया में स्नान करते हैं। इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कब इसकी जो शुरुआत कहां से हुई, इसका इतिहास क्या है, क्यों आखिरकार ये कुंभ मनाया जाता है, सारी बातों पे हम एक एक करके विचार करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दुनियादारी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले महाकुंभ 2025 की, तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है और यह आपका 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखिए, महाकुंभ संगम में आस्था की डुबकी, आज अब तक ये न्यूज़ है, अगर देखूं तो देखो 20 जनवरी तक की न्यूज़ है और 20 जनवरी तक 22.79 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां स्नान कर चुके हैं। वहीं बात करें कुंभ के दौरान इन मंत्रों का जाप खाली नहीं होने देता तिजोरी, मतलब पापों से मिल सकती है मुक्ति। ये हर न्यूज़पेपर ने अपने अपने हिसाब से कवर करके बताया है। उसके बाद अगर मैं इसके कुंभ के इतिहास की बात करें तो इतिहास माना जाता है इसका समुद्र मंथन से। अक्सर आपने इपिक में, यानी जो धारावाहिक आप देखते थे, वहां आपने देखा होगा समुद्र मंथन किया गया, देवता और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। उससे बहुत सारी चीजें निकली। जब उन बहुत सारी चीजों में चीजें निकली तो उनमें से ही अमृत का घड़ा भी निकला। उस अमृत के घड़े को लेकर देवता और राक्षसों में संघर्ष चला, यानी लगभग 12 दिन लड़ाई चली, जो पृथ्वी पर 12 वर्ष के बराबर है। इसीलिए जब 12 दिन लगातार लड़ाई चढ़ी तो उस लड़ाई में अगर बात की जाए तो पौराणिक कथाओं में ये देखिए ये है कि कुंभ मेला में मंथन से जुड़ी बातें हैं और इस मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसको लेकर लड़ाई चली। ये जब लड़ाई इधर उधर चल रही थी तो ये कलश से कुछ अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर ये अमृत की बूंद गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगाया जाता है। मतलब ऐसे नहीं अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग। जैसे इस बार प्रयागराज में, अगली बार दूसरी जगह, उससे अगली बार तीसरी जगह, उससे अगली बार चौथी जगह, मतलब इस तरह से 12-12 साल के अंतराल पे लगाया जाता है। मतलब जब लड़ाई चल रही थी देवता और राक्षसों में, किसको लेके, अमृत को लेके, तो जब वो आसमान में लड़ाई चल रही थी तो उस अमृत के कलश से कुछ बूंदें, एक एक बूंद प्रयागराज में गिरी, हरिद्वार में गिरी और इधर उज्जैन में गिरी और नासिक में गिरी। तो इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगाया जाता है। ये तो अगर मैं बात करूं हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ये है इसकी जो है क्या, ये इसकी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी आगे की कहानी की, तो यहां देखिए पौराणिक कथाओं में क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुंभ मेले का मूल समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों को तक चला। यह संघर्ष 12 दिनों तक और 12 रात और 12 दिन चला और यह 12 दिन और 12 रात पृथ्वी पर 12 साल के बराबर है। इस दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और अमृत को सुरक्षित रखा। कहते हैं कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी गई। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। आप सब ये एपिक में आपने देखा होगा, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और जब दोनों को, असुर और देवता दोनों को अमृत पिलाया था। लेकिन जब बारी आती थी असुरों की तो असुरों को वो अमृत नहीं पिलाते थे, पानी पिला देते थे, यानी घड़ों को बदल देते थे। 2 घड़े रखे हुए थे, जिस घड़े में अमृत था उसे तो पिला देते थे देवताओं को और जिस घड़े में केवल पानी था उसे राक्षसों को पिला देते थे। ये बात एक राक्षस ने देख ली थी। वो जब राक्षस ने देख ली तो जैसे ही उसे पिलाया तो यही बात, जैसे मतलब उस राक्षस ने वो जाके देवताओं की कतार में बैठ गया, रूप बदल के, जो राक्षस था। अब जब भगवान विष्णु ने उसे अमृत पिलाया तो जैसे ही पिलाया उसके कंठ से नीचे नहीं गया था, तभी पता चल गया कि वो राक्षस है। तो तुरंत भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये आज भी ऐसा मानते हैं, यही राहु केतु है। यही क्या है, राहु केतु। ऐसा मानते हैं कि जो चंद्रमा ने बता दिया था कि भगवान विष्णु को कि भगवान ये जो है राक्षस है, ये देवता नहीं है, तो इसलिए जो राहु केतु है चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ की कुंभ की, तो देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, कहां कहां इसका उल्लेख मिलता है धर्म ग्रंथों में। प्राचीन उल्लेख, कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। विशेषकर महाभारत, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में कुंभ मेले का वर्णन किया गया है। नंबर दूसरा, आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को संगठित करने के उद्देश्य से कुंभ मेले का एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने संतों और सन्यासियों को संगठित किया और इस आयोजन को महत्व दिया। उसके अलावा बात करें मध्यकालीन इतिहास की बात करें, मध्यकालीन में कहां है इसका जिक्र। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान कई शासकों और यात्रियों ने कुंभ मेले का उल्लेख किया है। एक हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। भाई 7वीं शताब्दी में, अगर समझ रहे हो, आज से लगभग 1300 साल से ज्यादा समय हो चुका है। 1300 साल पहले हेनसांग ने भी अपनी किताब में कुंभ मेले का जिक्र किया है। उसके अलावा आधुनिक युग में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुंभ मेले ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की है। अब इसे केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगम के रूप में भी देखा जाता है। अगर हम बात करें कुंभ मेले की विशेषता, स्नान की पवित्रता। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा विश्वास है। संतों और अखाड़ों का जमावड़ा होता है। विभिन्न अखाड़े और संत अपने अनुयायियों के साथ इस मेले में भाग लेते हैं। धार्मिक चर्चा के प्रवचन, यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन और चर्चा होती है। वहीं बात करें समकालीन महत्व क्या है इसका, कुंभ मेला अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। यह भारत की धार्मिक और विविधता का अद्भुत उदाहरण है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह इसकी समकालीन महत्व है। अब अगर मैं बात करूं कुंभ मेले की, कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका अगर मैं वैज्ञानिक महत्व की बात करूं तो देखो ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो देखो वैज्ञानिक महत्व ये है कि जो कुंभ मेला हम लगाते हैं ना, ये देखिए नासा वाले जो आज अपने आप को सो कॉल्ड विद्वान कहते हैं, दूसरों की चीज़ों को चुरा के, दूसरों के ज्ञान को चुरा के आज अपना जो विद्वान बने हुए हैं ये अंग्रेज लोग, ये गोरे लोग, ऐसा देखिए ये इनको आज से 200, 300, 400 साल पहले पता चला कि भाई साहब जो बृहस्पति है वो अपना एक चक्कर लगभग 12 साल में लगाता है। जुपिटर यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है गुरु, वो 12 साल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, लगभग 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो हम कुंभ मेला लगाते हैं ना वो जुपिटर के सम्मान में लगाते हैं। यानी जब बृहस्पति ये रहा, ये अपना एक चक्कर पूरा करके जब अपनी ऑर्बिट में वापस लौट जाता है अपनी स्थिति में, तो हम कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। यानी हमें आज से हजारों साल पहले पता था कि बृहस्पति अपना एक चक्कर 12 साल में लगाता है। ये इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। आगे बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कुंभ मेला अब तो 3 प्रकार को देखने को मिलेगा। पहला होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेले का मतलब है इसका आयोजन स्थल, पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला जो है उसका आयोजन स्थल हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। यह 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। पूर्ण कुंभ जो होता है यानी पूरे 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। महत्व, इसे सबसे प्रमुख कुंभ माना जाता है। यह आयोजन उन स्थानों पर होता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। विशेषता, करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यहां संत, महात्मा और अखाड़ों का प्रमुख साधु विशेष रूप में भाग लेते हैं। दूसरा है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ जो मेला है यह हरिद्वार और प्रयागराज केवल 2 जगह लगता है। अंतराल हर 6 वर्षों में लगता है। 6 साल बाद यह लगता है हरिद्वार में और कहां, प्रयागराज में लगता है। महत्व, इसे पूर्ण कुंभ मेले का आधा माना जाता है। इसमें भी लाखों श्रद्धालु संगम और गंगा में स्नान करने आते हैं। विशेषतः धार्मिक प्रवचन, साधु संतों का संगम और आध्यात्मिक चर्चा का मुख्य केंद्र होता है। वहीं बात करें महाकुंभ, देखो महाकुंभ कब होता है, जब 12 कुंभ निकल जाते हैं। 12 साल के 12 कुंभ निकल जाते हैं, तो अगली बार जो कुंभ होता है वो आता है 144 साल बाद। यानी जो अभी कुंभ मेला लगा हुआ है वो महाकुंभ है। महाकुंभ का मतलब कि 144 साल बाद
हुआ है, यानी अब भविष्य में ये हमको और आपको देखने को नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में ये महाकुंभ दोबारा नहीं आएगा। तो भैया मैं तो ये कहूंगा जाइए प्रयागराज और डुबकी लगाइए, ठीक है। तो 144 साल बाद आता है, यानी 12 कुंभों के चक्कर के बाद आता है। यह कुंभ का सबसे बड़ा और विशिष्ट संस्करण है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी माना जाता है। विशेषता इसमें देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु और संत शामिल होते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और धर्म का महापर्व है। अब देखिए महाकुंभ 2025 में स्पेशल क्या है, जो महाकुंभ 2025 हो रहा है इसमें क्या क्या स्पेशल है, कैसी सरकार की तैयारियां हैं, इन सभी बातों पे विचार करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं महाकुंभ 2025 की, तो इस बार का जो बजट है ना, जब पिछली बार 2013 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उस समय से 4 गुना बजट इस बार है। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी का कहना है कि भैया इस बार 4 गुना बजट बढ़ाया है, लेकिन हमने जब पिछली बार पूरा बजट रखा था वो भी पूरा नहीं खर्च हो पाया था, तो इसका मतलब इस बार तो गड़बड़ चल रही है। कुल मिलाके इस बार महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार ने दिया है, सॉरी जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार ने दिया है 5060 करोड़ रुपया, और केंद्र सरकार ने दिया है 2100 करोड़ रुपया महाकुंभ के लिए दिए हैं। यह बजट है, यानी दोनों को अगर आप जोड़ दो तो लगभग कितना हो जाता है, 5 और 2 7, लगभग 7100 करोड़ रुपए। आगे बस 7100 करोड़ रुपए जो है इस बार कुंभ का बजट है। 2013 में कुंभ के समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस भव्य आयोजन के लिए 1214 करोड़ का बजट दिया गया था। हालांकि मेले पर कुल खर्चा 1017 करोड़ 37 लाख रुपए हुए थे। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 के 13 से 4043 करोड़ रुपए ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा बजट है इस बार। लेकिन इस बार तैयारी सरकार की, अब जब ज्यादा बजट है तो सरकार की आमदनी भी ज्यादा होनी चाहिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आमदनी क्या होगी। देखिए अगर सरकार की इनकम की बात करें तो सरकार की इस बार जो इनकम का होने का जो उम्मीद है ना, वो है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है, और जिससे जो अर्थव्यवस्था का जो साइकिल पहिया घूमेगा वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब आप कहोगे सर अर्थव्यवस्था पर क्यों पड़ेगा, क्योंकि इस कुंभ से लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मतलब परमानेंट नहीं भाई, जब तक कुंभ चलेगा लगभग 2 से 3 महीने तक इस पूरे के पूरे जो कुंभ मेला है, इससे जो इकोनॉमी का साइकिल घूमेगा उससे लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। भाई वहाँ टेंट है, वहाँ शॉप लगाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की शॉप लगने वाली है, वहाँ जो टेंट बनाने वाले हैं, वहाँ जो लाइट लगाने वाले हैं, यानी सबको वहाँ रोजगार मिलने वाला है, ठीक है, मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो यहां आगे की, तो सरकार की यहां ऐसी उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर कमाई होने वाली है। देखिए महाकुंभ की बात करें अगर हम, ये 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाला है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। इसकी खास बात यह है कि अगर मैं बात करूं तो यहां 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। 10 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति 10 से ज्यादा देशों के आएंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरु 2 महीने तक यहां रहेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री महाकुंभ में शामिल होंगे, यानी सारे मंत्री महाकुंभ में यहां शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां, तो देखिए इसके लिए एक अलग जिला घोषित किया गया है, यानी प्रयागराज को, जैसे यूपी में 75 जिले हैं ना, तो प्रयागराज को एक टेम्परेरी कुंभ के लिए स्पेशल जिला बना दिया गया है। यूपी में नया अस्थायी जिला घोषित, जिसमें 4 तहसीलों को लिया गया है, 67 गांव शामिल हैं। 4 महीने होगी वैलिडिटी, यानी ये जो जिला बनाया है ये 4 महीने जिला चलेगा। डीएम बने विजय किरण आनंद, यानी इस जिले के नए जो अलग जो डीएम बनाए गए हैं वो विजय किरण आनंद बनाए गए हैं। महाकुंभ 2025 के लिए रविवार को कुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया, यानी कुंभ मेला
जिला के ही नाम से जिला घोषित किया गया है। यह अस्थायी जिला 4 माह के लिए बनाया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मादंड ने इस अस्थायी जिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह पूरी तरह से संपूर्ण जिला की ही तरह कार्य करेगा। इसमें भी डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के पद सृजित किए गए हैं। तो एक टेम्परेरी 4 महीने के लिए इसे जिला बनाया गया है। देखिए कुछ इस तरह से ये टेंट नगरी बनाई गई है। आप यहां देख सकते हो टेंट सेक्टर प्रॉपर, जैसे सेक्टर होते हैं ना, कॉलोनियां होती हैं, वैसे ही कॉलोनियां बनाई गई हैं। 1.5 लाख से ज्यादा यहां टेंट कॉलोनी बनाई गई है, टेंटों की कॉलोनी बनाई गई है कि आप इन टेंट में जाके रह सकते हैं। जो श्रद्धालु जाएंगे, जो कुंभ मेला नहाने के लिए जाएंगे, 1.5 लाख से ज्यादा। और इस तरह से आप देखते हो, देखने में बड़ी ही भव्य जो ये टेंट कॉलोनी लगती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए यहां 2400 हेक्टेयर बड़ा मेले का क्षेत्रफल, 30 पाटून पुल बनाए गए हैं। यानी ये जो इस तरह के जो पुल होते हैं ना, वो 30 पुल ऐसे बनाए गए हैं। उसके अलावा जबकि 2013 में जो हुआ था तो 18 पुल थे, लेकिन इस बार 30 पुल हैं। आगे बात करें तो पहले रामघाट और काली सड़कें के पास गंगा सटी रहती थी। इस बार बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर गंगा की धारा को झूसी साइड मोड़ दिया गया है। इससे जगह और बढ़ गई है, यानी मशीनें लगा के गंगा की धारा को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। पिछले कुंभ में 14 सेक्टर में बांटा था, इस बार 25 सेक्टरों में एरिया को बांटा गया है। उसके अलावा अगर बात करें 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे मौनी अमावस्या पर। 4 करोड़, जो मौनी अमावस्या का जो स्थान होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां उस दिन 4 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 शाही 42 दिन तक ये चलेगा। उसके अलावा 5 शाही स्नान होते हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगी, उस दिन 4 करोड़ लोग श्रद्धालु आने की संभावना है। यानी 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या होने वाली है, वहां 29 जनवरी को 4 करोड़ लोग आने की संभावना है। वहीं बात करें 2013 में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। मौनी अमावस्या को 3 करोड़ लोग आए थे। मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगे हैं जो हेड काउंट करते हैं। ठीक है, ये हेड काउंट, अब आप कई बार ये पूछ रहे थे, डिबेट चल रहा था कि भाई ये जो गणना है वो कैसे की है कि इतने करोड़ लोग आएंगे, इतने करोड़ आ गए हैं, ये कौन कर रहा है, कौन काउंटिंग कर रहा है। तो भाई जो कैमरे लगे हुए हैं ना, सीसीटीवी, वो हेड काउंट करते हैं कि कितने लोगों के हमने फेस देख लिए। इस हिसाब से जो है ये काउंटिंग की जा रही है। उसके अलावा कब कौन सा शाही स्नान है, इसके बारे में जानकारी की बात करें तो देखिए कुंभ मेला 2025 में पौष पूर्णिमा, जो कि 13 जनवरी से जब से इसकी शुरुआत हुई थी, पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान था। दूसरा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान हुआ। इस दिन तो शुरुआत हुई 13 जनवरी को, और 14 जनवरी को पहला शाही स्नान हुआ। मौनी अमावस्या जो कि दूसरा शाही स्नान है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है, वो 29 जनवरी को होने वाला है। बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को तीसरा शाही स्नान होने वाला है। अचला सप्तमी 4 फरवरी को, और माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को, और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, जिस दिन इसका अंत होने वाला है मेले का। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है एक ही वीडियो में कि कुंभ मेले से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सरकार को कितना रेवेन्यू आएगा। क्योंकि देखो यार, 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपये भी खर्चा करके जाएगा आने का जाने का, तो आप सोच सकते हो देश की अर्थव्यवस्था को कितना घूमेगा। और ऊपर से विदेशी भी यहां आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इवेंट है। दुनिया में इससे बड़ा इवेंट नहीं है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।